जय हिंद साथियों, मैं उर्मी कॉम्पिटिटिव क्लासेस सलेन श्रीवास्तव। आज हमारी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय इतिहास की यह दूसरी क्लास है। दोस्तों, इस क्लास में गुलाम वंश के साथ ही भारतीय राज्य व्यवस्था और पुरस्कार के कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। यह क्लास सभी परीक्षाओं, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे यूपी पीसीएस आदि, सभी के लिए यह क्लास लाभप्रद होगी। चलो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। किस इतिहासकार ने गुलाम वंश को मामूलक वंश के नाम दिया है? हबीबुल्लाह जैसा इतिहासकार है जिसने गुलाम वंश को मामूलक वंश नाम दिया। मामूलक वंश का मामूलक शब्द का अर्थ होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। और अजीज अहमद ने प्रारंभिक तुर्क शासक नाम दिया है। इसमें जो हसन निजामी फक्र ए मुदविर थे, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी इतिहासकार थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो हसन निजामी और फक्र मुदव्विर। और अजीज अहमद ने गुलाम वंश को क्या कहा है? प्रारंभिक तुर्क शासक। और हबीबुल्लाह ने क्या कहा? मामूलक को वंश नाम दिया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस शासक का नाम शुक्रवार को पढ़ा जाने वाले खुतबे में नाम नहीं है? इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, अपने नाम के सिक्के नहीं ढलवाए, ना ही इसने सुल्तान की उपाधि धारण की हुई थी। और इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हैं, सबने अपने अपने नाम के खुतबे पढ़वाए हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अर्थात तीसरा क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कौन सी उपाधि धारण नहीं की गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है क्योंकि यह अपने मालिक मोहम्मद गौरी के प्रति वफादार था। इसके मालिक मोहम्मद गौरी ने मलिक और सिपा सालार की जो पदवी दी हुई थी, इसी को मरियो उपरांत तक धारण किए हुए रहा और अपने मालिक के प्रति वफादार बना रहा। इसकी उपाधियाँ क्या थी? कुरान खां, अर्थात सुरीली आवाज़ में कुरान को पढ़ता था, इसलिए इसको नाम कुरान खां नाम दिया गया। इसके मालिक ने मलिक और सिपा सालार की पदवी दी हुई थी। लाख बख्श भी इसकी पदवी है, जिसमें लाखों में दान करने के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता है। पील बख्श हाथियों का दान करने के कारण इसको पील बख्श कहा जाता है। इसकी एक और उपाधि है हातिम दुती का अर्थ है अत्यधिक उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम दुती के नाम से भी जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पे कराया हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण अजमेर में कराया हुआ था। इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में स्थापित किया था, इसमें सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव ने संस्कृत विद्यालय और सरस्वती मंदिर का निर्माण किया था, जिसको ध्वस्त करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद की निर्माण कराया था। जो इसके अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद है, इसके स्तंभों में देवनागरी लिपि में का प्रयोग किया गया है और इसमें हरकेल नाटक अभी भी खुदा हुआ है। और इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मराठों द्वारा जब दिल्ली में कब्जा किया गया तो 2.5 दिन इस पर कब्जा जमाए रखा गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में बन के तैयार हो गया था, इसलिए इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के और भी निर्माण कार्य हैं जिनको हम देख लेते हैं दोस्तों। एक है कुतुब मीनार,
ये कुतुब मीनार का निर्माण प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में 1199 ईस्वी में नए निर्माण कार्य की शुरुआत की थी। ये कुतुब मीनार का निर्माण जो है दोस्तों पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इसको इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया। जब फिरोज शाह तुगलक के समय में इस कुतुब मीनार में बिजली गिर जाती है तो चौथे मंजिल को तोड़वा के फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 2 मंजिल और बनवाई दी। तो वर्तमान में कुतुब मीनार में 5 मंजिल बनी हुई हैं। और सिकंदर लोधी जो था इसमें कुछ निर्माण कार्य भी करवाया हुआ था। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी जैसे शासकों का नाम आता है कुतुब मीनार के निर्माण में। इसका एक और निर्माण कार्य है कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद। कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद जहाँ पे बनी हुई, पहले यहाँ पे जैन मंदिर था, इस कालांतर में यहाँ विष्णु मंदिर था। जहाँ इसको ध्वस्त करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया हुआ था। दोस्तों दिल्ली में तुर्कों द्वारा स्थापित प्रथम मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद ही है। अब दोस्तों अगला हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम स्वतंत्र तुर्की राजवंश की स्थापना किसने की हुई थी? इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रथम स्वतंत्र तुर्की राज की स्थापना की हुई थी। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता हमारा, वास्तविक दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो उसमें हमारा इल्तुतमिश का नाम आएगा। अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी के किस शासक ने दास मुक्ति पत्र 1208 ईस्वी में दिया हुआ था? इसको गयासुद्दीन महमूद नामक शासक था गजनी का, उसी ने इसको दास मुक्ति पत्र दिया हुआ था 1208 ईस्वी में। और इसको सुल्तान के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए एक छत्र भी प्रदान किया हुआ था। और हम अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा युद्ध है जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है? तो दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध है जिसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना भारत में होती है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1992 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन अर्थात 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया हुआ था? इसका आंसर होगा डी, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी में बिहार को 1197 में और बंगाल को 1205 ईस्वी में विजय किया हुआ था। 1198 ईस्वी में इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया हुआ था। क्वेश्चन अधिकतर आ जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया हुआ था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को भीमद्वती ने पराजित किया हुआ था। इसका आंसर ए होगा। भीमद्वती गुजरात का शासक था जो अपनी मां नायिका देवी के नेतृत्व में मोहम्मद गौरी को पराजित किया हुआ था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दोस्तों उत्वी था दरबारी इतिहासकार। इसका आंसर ए होगा।
उतबी ने किताब उल यामनी नामक पुस्तक की रचना की है। किताबुल यामनी में महमूद गजनवी के वंशज के इतिहास के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसी में अलबरूनी ने किताबुल हिंद की स्थापना किताब उल हिंद की रचना की हुई थी और फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की हुई थी। शाहनामा की रचना की हुई थी। हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंध के शासक दाहिर के समकालीन कन्नौज का राजा कौन था? कन्नौज का राजा, इसका आंसर होगा दोस्तों यशोवर्मन। सिंध के शासक दाहिर के समकालीन कन्नौज का राजा कौन था? तो यशोवर्मन था। इसके साथ ही सिंध के शासक दाहिर के समकालीन पल्लव शासक हमारा नरसिंह द्वितीय था, जिसने कांची में कैलाश मंदिर की निर्माण की हुई थी। और जो चालुक्य वंश का राजा विजयदत्त था, यह भी दाहिर के समकालीन था। हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां। दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन है, 33वां व्यास सम्मान किसको प्रदान किया गया है? 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को प्रदान किया गया है। उनकी कृति यादें यादें और यादें के लिए प्रदान किया गया है। व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला चित्रा मुदगल हैं। और चित्रा मुदगल को उनकी कृति अनवा के लिए प्रदान किया गया है। और पहला व्यास सम्मान रामविलास पासवान को दिया गया है। और 32वां ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया है। व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए नगद राशि मिलती है। और व्यास सम्मान 1991 से के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया है। यह उनको रौद्र सात्विकम के लिए प्रदान किया गया है। कभी कभी कृति पूछ लेता है कि जो लेखक होगा उसकी कृति पूछ लेता है, इसलिए याद रखना रौद्र सात्विकम प्रभा वर्मा है जो 33वां सरस्वती सम्मान प्राप्त हुई। पहली महिला जिसने सरस्वती सम्मान प्राप्त किया है महाश्वेता देवी है। महाश्वेता देवी कौन है? पहली महिला जो सरस्वती सम्मान पाई है। पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला है? तो हरिवंश राय को 1991 में मिला हुआ है। और 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन अर्थात 14वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 350 का। यह भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत राज्य को कर्तव्य दिए गए हैं कि वह अगर कुछ लोग जो अपनी शिक्षा से संबंधित प्राथमिक शिक्षा के लिए कहते हैं तो उनको प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य को तत्पर रहना पड़ेगा। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया? इसमें संथाली भाषा को जोड़ा गया है।
और संथाली भाषा के साथ साथ 3 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। पहला है बोडो, डोंगरी और मैथिली। बानवेवां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली अर्थात 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। ये कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। और एक और भाषा जो सिंधी है, सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, तो 14 भाषा के जब सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन द्वारा तो 15 हो गई। जब 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, फिर इसके बाद 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, अर्थात वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं अनुसूची 8 के अंतर्गत उल्लिखित हैं। एक और बहुत क्वेश्चन अधिकतर पूछ लेता है अनुच्छेद 348 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 348 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अंग्रेजी में अपनी कार्यवाहियों को करने संबंधित उल्लेख किया गया है। दोस्तों, यहीं से हमारे 15 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। हम साथियों जब अगली क्लास से हम 25 से 30 प्रश्न लेकर आएंगे। और यह क्लास मेरी कैसी लगी कमेंट में बताएं ज़रूर, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।